to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। वो दिल्ली की आबकारी नीति के कथित घोटाले में जांच का सामना कर रहे हैं। इस केस में एक अहम मोड़ आया 15 मार्च को, जब ईडी की टीम हैदराबाद के एक हाई प्रोफाइल इलाके में बने एक घर में छापेमारी करने पहुंची। ये घर तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता का था। छापेमारी के बाद ईडी ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया। के कविता इस केस में आरोपी हैं और 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। इसके बाद 18 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय एक प्रेस रिलीज जारी करता है। इसमें एजेंसी आरोप लगाती है कि के कविता ने दिल्ली की आबकारी नीति के इम्प्लीमेंटेशन में लाभ पाने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची। इन वरिष्ठ नेताओं की कैटेगरी में ईडी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का नाम रखा है। ईडी का यह भी आरोप है कि इस लाभ के बदले के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ईडी का कहना है कि शराब के थोक विक्रेताओं के जरिए आम आदमी पार्टी के लिए रिश्वत ली गई थी। इसके अलावा के कविता और उनके सहयोगियों को आप नेताओं को किए गए एडवांस पेमेंट की राशि भी वसूल करनी थी। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में ईडी की तरफ से केजरीवाल को 9 बार समन जारी हो चुके हैं। इनमें से 8 बार केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। अब 9वें समन की तारीख है 21 मार्च। दिल्ली का कथित शराब घोटाला क्या है, इस पर विस्तार से हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल अब यह है कि इस केस में के कविता की गिरफ्तारी और ईडी की ओर से समन्स की बौछार केजरीवाल के लिए राजनीतिक तौर पर कितनी परेशानियां, कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता बार बार ये बयान दे रहे हैं कि सीबीआई और ईडी इनमें से कोई एक एजेंसी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। जो आपने सवाल किया, देखिए के कविता की गिरफ्तारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि के कविता के ऊपर आरोप यह था कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और ईडी ने यह बात सिर्फ अपनी प्रेस रिलीज में नहीं, बल्कि उसके पहले उन्होंने इस मामले में 3 से 4 चार्जशीट दाखिल की हुई है। और उस चार्जशीट में भी उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस पूरे मामले में एक साउथ कार्टेल है। साउथ कार्टेल की मुखिया के कविता को बताया गया है। और के कविता के ऊपर आरोप यह था कि दिल्ली में जब नई शराब नीति आ रही थी तो वो शराब नीति लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, जो इसमें बिजनेस कर रहे हैं लोग उनको फ़ायदा पहुंचाए, और उन्हीं के हिसाब से एक नई शराब नीति बनाई जाए। उसको लेकर एडवांस यानी कि नीति आने के पहले ही 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाई गई थी। ये आरोप ईडी ने लगाया हुआ है। के कविता की गिरफ्तारी इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि के कविता वो कड़ी है जो कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को और जो साउथ कार्टेल है उसको जोड़ती हैं। इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी कई लोगों से मुलाकात करना, और के कविता का इस नई नीति को लेकर कई लोगों से मीटिंग करना। ईडी ने जब के कविता का पहले बयान दर्ज किया हुआ था तो उसमें बहुत सारी बातें सामने नहीं आई थी, लेकिन ईडी ने के कविता के एक स्टाफ का बयान दर्ज किया था। और स्टाफ ने अपने बयान में कहा हुआ था कि 2 बार ऐसा हुआ था जब मैंने पैसों से भरा हुआ बैग एक एड्रेस पर पहुंचाया हुआ था। जिस एड्रेस पर पहुंचाया गया था पता चला कि उसके बाद पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा, विजय नायर तक पहुंचा, और उस पैसे का इस्तेमाल गोवा इलेक्शंस में किया गया है। तो ईडी ने आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद में के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया। के कविता जब नहीं आई तो उसके बाद में उनके घर से ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की। अब अरविंद केजरीवाल के लिए इसके लिए मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि ईडी का साफ तौर पे कहना है कि अरविंद केजरीवाल वो शख्स थे जिन्होंने ना सिर्फ जो इस मामले में बिजनेस करने वाले लोग थे उनसे बातचीत की, उनसे मीटिंग की, बल्कि उनको पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं और नीति किस तरह से बनानी है ताकि इन लोगों को फायदा पहुंचे। इस तरह के आरोप ईडी ने लगाए हुए हैं और इसी के लिए मुख्य साजिशकर्ता के कविता को बताया गया है और अरविंद केजरीवाल को उस साजिश का हिस्सा बताया गया है। जाहिरन इस मामले पर राजनीति भी गर्म है। बीजेपी के आरोप हैं और आम आदमी पार्टी भी अपनी बात रख रही है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया। तो कोर्ट में जज साहिबा क्या कहती है कि ये जो कंप्लेंट आया है, कंप्लेंट क्या आया है कि गैर कानूनी है, विड्रॉ किया जाए। मैं इस पे अभी दस्तावेजों के आधार पर स्टडी करके अपना जजमेंट दूंगी। और सेक्शन 174 क्या होता है? सेक्शन 174 होता है
कि यदि कोई जांच एजेंसी आपको समन करे और आप उस समन का सम्मान न करें तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में, पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए, और यही माहौल बनाने के लिए ईडी ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका भी जताई जा रही है। इस संदेह के पीछे वजह है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई का दिया एक बयान। 18 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। वो खुद भी शराब नीति केस में 1 साल से जेल में बंद हैं। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ये कहा था कि इस मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आज 19 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब नीति मामले पर फिर से सुनवाई हुई। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब सिसोदिया कोर्ट में पेश होने जा रहे थे। सुनवाई तो हुई लेकिन मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी की कानूनी दुश्वारियां यहीं पर खत्म नहीं होती। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 9 महीने तक मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत पर रहने के बाद एक बार फिर से तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। सत्येंद्र जैन साल 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए थे। एक केस और है जो केजरीवाल एंड पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ईडी ने केजरीवाल को एक सम्मन भेजकर 18 मार्च को पेश होने को कहा था। ये सम्मन कथित शराब घोटाले के मामले का नहीं था बल्कि दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए था। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में दिए गए एक टेंडर में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन केजरीवाल फिर से नहीं गए। उनकी पार्टी की तरफ से इस सम्मन को गैर कानूनी बताया गया। जी देखिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किल एक मामले में बढ़ रही थी, वो थी शराब नीति। लेकिन एक दूसरा मामला आ गया दिल्ली जल बोर्ड वाला। दिल्ली जल बोर्ड में भी आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने गलत तरीके से पैसे कमाए। लेकिन अगर पूरे मामले की बात करें तो साल 2017 में दिल्ली जल बोर्ड ने एक टेंडर निकाला हुआ था। टेंडर में दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित कुछ काम थे, उसकी मेंटेनेंस का काम था, टेस्टिंग का काम था, ये सारे काम थे। लेकिन सीबीआई ने साल 2012 में इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में यह आरोप लगा कि टेंडर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसमें घोटाला हुआ है। एक ऐसी कंपनी जो कि इस टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं थी, उनको टेंडर नहीं मिलना चाहिए था, उस कंपनी को दिया गया टेंडर। पूरा मामला 38 करोड़ रुपए का है। लेकिन आरोप यह लगे कि इसलिए एक कंपनी को फेवर किया गया और गलत तरीके से उनको टेंडर दिया गया ताकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फायदा हो और पार्टी को इसमें फायदा हो। चूंकि अरविंद केजरीवाल उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे, सारे के सारे जब आरोप लगते हैं किसी के ऊपर, चाहे आप शराब नीति की बात कर लीजिए, एक्साइज मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड की बात कर लीजिए, चूंकि मुखिया थे अरविंद केजरीवाल उस वक्त पार्टी के और सरकार के, इसकी वजह से आरोपों के घेरे में लगातार अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। और अब जो ईडी है उसने समन जारी किया हुआ था। सबसे पहले 18 तारीख को उनको बुलाया था अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बहुत मुमकिन है कि उनको दूसरा समन भी भेजा जाए, लेकिन बार बार समन के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल किसी भी, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड का मामला हो, चाहे वो एक्साइज पॉलिसी का मामला हो, वो ईडी के सामने पहुंच नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किलें पहले एक तरफ थी, वो थी दिल्ली की शराब नीति। अब दूसरी तरफ से एक और मुश्किल बढ़ गई है और वो है दिल्ली जल बोर्ड का मामला। अगर अरविंद केजरीवाल आगे भी बार बार समन स्किप करते रहेंगे तो क्या हो सकता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 कहती है कि अगर कोई समन स्किप करे और पेश ना होने का कोई ठोस कारण भी ना दे पाए तो ईडी गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। अब लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स जानने के लिए चलते हैं न्यूज रूम। लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आज बिहार से आई। पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इसकी पटकथा एक दिन पहले से ही लिखी जानी शुरू हो गई थी, जब बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नक्की हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद फॉर्मूला निकला था कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ेगी, 16 पर लड़ेगी जेडीयू, एक सीट मिली थी उपेंद्र कुशवाहा को, और हम पार्टी जीतन राम मांझी वाली 5 सीटें मिली थी चिराग पासवान को। इसी के बाद से ये लगातार खबरें छन छन कर सामने आ रही थी कि इस पूरे फॉर्मूले से एक व्यक्ति जो नाखुश हैं वो हैं पशुपति पारस।
इससे पहले खबरें ये भी आई थी कि उनको राज्यपाल का पद दिया जा सकता है, ऑफर किया जा सकता है, लेकिन सीट शेयरिंग की बात आने के बाद कमोवेश साफ हो गया था कि वो संतुष्ट नहीं है। और ये आज यानी 19 मार्च को स्पष्ट भी हो गया जब उन्होंने मोदी कैबिनेट से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस ने कहा है कि गठबंधन में उनकी बातों को नहीं सुना गया। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने कहा कि आप तो पहले खुद को समर्पित सिपाही बताते थे, अब क्या हुआ, समर्पित सिपाही थे तो इतनी असंतुष्टि क्यों है। दूसरी सुर्खी झारखंड से है। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ दी है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। सीता सोरेन यहाँ पर जामा विधानसभा सीट है, वहाँ से विधायक हैं। पिछले दिनों जब यहाँ पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से हटे और चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने, तब से उन्हें कुछ नाखुश बताया जा रहा था और अब उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी है। अगली सुर्खी एक मुलाकात से जुड़ी हुई है। मुलाकात दिल्ली में हुई। मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे यहाँ पहुँचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जाहिर सी बात है कि इसके बाद तमाम कयास तेज हो गए हैं कि क्या मनसे भी अब एनडीए में शामिल होगी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी मुलाकातों का दौर जारी है। अजित पवार ने मुलाकात की देवेंद्र फडणवीस से। इसके बाद ये बातें आ रही हैं कि जल्द ही यहाँ पर भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महाराष्ट्र से सामने आ सकता है। तमिलनाडु की एक पार्टी है पट्टाली मक्कल काची, इसका छोटा नाम है पीएमके। इस पार्टी ने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो अगुवाई वाला गठबंधन है एनडीए, उसे ज्वाइन कर लिया है। इस पार्टी के पास तमिलनाडु में 5 विधानसभा सीटें हैं, तो इसका मतलब इनकी एक क्षेत्र में ठीक ठाक मौजूदगी है। बीते दिनों पीएमके पार्टी की बातचीत चल रही थी एआईडीएमके से। बताया जा रहा था कि वहाँ पर वो 7 लोकसभा सीटें चाह रहे थे, लेकिन एआईडीएमके इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद बातचीत शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी से। बीते दिनों पीएमके के कुछ बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु यूनिट के जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं के अन्नामलाई, उनसे मुलाकात भी की थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ उन्हें 10 सीटों का ऑफर दिया। जाहिर सी बात है कि पीएमके ने लपक के ये ऑफर एक्सेप्ट किया और अब पीएमके वहाँ पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।